हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू एग्जाम हट यूट्यूब चैनल। आज हम रे ऑप्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। सो डियर स्टूडेंट, हम लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करें और उसकी इंपॉर्टेंस को समझें उससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपको पढ़ाया था, यानी कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से जो रिफ्रैक्शन हुआ था उनके जो जो फॉर्मूले बने थे उनको एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर रेरर टू डेंसर अगर लाइट जाती है तो हमने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेरर अपॉन आर, विच इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस म्यू वन अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। ये फॉर्मूला हमने रेरर टू डेंसर के लिए निकाला था। उसके बाद डेंसर टू रेरर अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है थ्रू द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो ऐसे में हमने लिखा था म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू की जगह पे यहां पे यूज हो जाएगा म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे लास्ट लेक्चर में। अभी बेटा, इससे पहले कि हम आगे जाएं, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई लेंस मेकर फॉर्मूला जो बनाएंगे वो लेंस फॉर्मूले से कैसे डिफरेंट है। देखिए, सबसे पहले तो जो लेंस फॉर्मूला होता है, मान लो ये एक कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज किया, इसका आपने लेंस फॉर्मूला स्टडी किया था 1/f विच इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब इस फॉर्मूले की जगह पे हम एक नया फॉर्मूला और लेके आ रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैंने म्यू कहा विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम, तो ऐसे में हम इसका फोकस पॉइंट फोकल लेंथ 1/फोकल लेंथ कैन बी रिटन एज म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। r1 r2 इसकी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सो यहां पे रिलेशन मेनली किसका किसके साथ है, फोकल लेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में है। अब जब आपने ये फॉर्मूला यूज किया था उस टाइम पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो लेंस है हमारा वो एक फिक्स मीडियम के अंदर है, जैसे एयर के अंदर है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर इस लेंस को मैंने किसी और मीडियम में इंसर्ट कर दिया, लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी विद रिस्पेक्ट टू एयर ले रहे हैं, और उसके बाद अगर हमने वाटर के अंदर या मिल्क के अंदर या फिर ऑयल के अंदर हम इसको इंसर्ट करेंगे, तो ऐसे में इसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। एज वी स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर कि फोकल लेंथ जो है लेंस की वेरी करती है जब भी हम उसका मीडियम, सराउंडिंग मीडियम को हम चेंज करते हैं। तो यहां पे भी कुछ वैसे ही होगा। जब उस रिलेशन को हम समझें तो हमें लेंस मेकर फॉर्मूले पे ही जाना पड़ेगा। चलो अब हम बात करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। बेटा सीधे आ जाते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या फिर हमारे जो नीट और जेई के एग्जाम होते हैं, उन सब के लिए ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी इस लेंस मेकर फॉर्मूले को ड्राइव करके देखते हैं। सबसे पहले तो ड्राइव कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने एक लेंस बनाते हैं, और वो लेंस किस तरीके से काम करेगा इसको थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू में बनाऊंगा मैं। जैसे मान लो ये हमारा एक लेंस है, ये हमारा एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, हमने इसको बना लिया। अब इसके लिए आपने इसका ये फेस एक्स और इसको वाई कंसीडर किया, और ये है एक प्रिंसिपल एक्सिस जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस हो रही है। अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, जिसको मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे मैंने इसका ऑब्जेक्ट रखा ओ, और जो इनसे इंसिडेंट रे निकलेगी वो है ये। अब बेसिकली इसका फेस है x, और यहां मैंने P1 कंसीडर कर लिया। x P1 y से रिफ्रैक्शन हुआ रेरर टू डेंसर,
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 लिया है, और जो मटेरियल है, जो लेंस है, इस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ2 कंसीडर कर लिया। इतना समझ में आ गया। रेयर टू डेंसर अगर जाएगी तो अपने को एक बात पता है कि इसका बेंडिंग होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब नॉर्मल कहां से जाएगा? इस फेस का, इस कर्व का, XP1Y कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर बनने वाला है कहीं पे, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा। यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया मैंने यहां तक, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया है भाई हमारा C1 है, ये C1 है। और P1 से C1 रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R1 होगी, क्योंकि रे फर्स्ट ऑफ, अगर हम बात करें इंसिडेंट अगर कर रही है तो वो किस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है? फर्स्ट फेज पे इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। अब इसके लिए अपने को क्या करना है? सबसे पहले इंसिडेंट एंगल यहां देखते हैं, ये है I, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल अगर होगा तो मैंने मान लिया कि भाई ये बेंड होगी यहां, ठीक है। इसको हम बेंड कर देते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां तक बेंड हो गई। और अगर सपोज करो यहां डेंसर टू रेयर अब जा रही है, अगर डेंसर ये कंटिन्यूस होता आगे तो कि भाई ये मैंने कहा कि जैसे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ2 लिया है, ये आगे कंटिन्यूस अगर होता तो ऐसे में इमेज कहां बनती? चलो उसके हिसाब से ही इमेज बना के देखते हैं। ये इमेज कुछ बनती यहां कहीं पे, ये इमेज यहां कहीं पे बन जाती आगे जाके, ठीक है। अभी के हिसाब से मैंने बना लिया भैया, जहां कहीं पे बनेगी इसको फिगर को समझ लेते हैं। सबसे पहले फिगर ही इंपॉर्टेंट है। ये लो यहां पे बना के देखते हैं। तो ये भाई कुछ ऐसे इमेज बनाता, अगर ये डेविएट नहीं होती तो यहां कहीं पे इमेज बना देता। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस को यहां कहीं पे ये मीट करता इस जगह पे, और इस इमेज को मैंने नाम दे दिया आई डैश। आई डैश जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए आई डैश बना है, इसको हमने एक इमेज आई डैश से रिप्रेजेंट इसलिए किया क्योंकि यही इमेज अब फर्दर जो रिफ्रैक्शन होगा डेंसर टू रेयर उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। सो वेल P1 से यहां तक का जो डिस्टेंस है, जिसको मैंने I1 इमेज कहा है, यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसको मैंने V डैश से रिप्रेजेंट करना है। यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस मैंने रिप्रेजेंट किया भाई, ये हो जाएगा V डैश, यहां से यहां तक। ओके, और ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको आप U से ही रिप्रेजेंट करने वाले हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर P से C तक का, रेडियस ऑफ कर्वेचर P से C तक का ये होगा R1। अब हमें पता है भाई रे ऑफ लाइट तो डेफिनेटली अब यहां से बेंट होगी, बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां फिर डेंसर टू रेयर लाइट एंटर कर रही है। तो मैंने इसका क्या किया, एक और नॉर्मल बनाया इस कर्व का जो XP2Y का बनने वाला है, XP2Y का, इसका एक हमने नॉर्मल बनाया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 से पास करेगा। चलो बना के देखते हैं कैसे पास करेगा। मान लो ये है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। इसको नॉर्मल मैंने N1 बोला है और ये नॉर्मल है N2। अब लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो हमने इमेजिन किया था कि रे ऑफ लाइट अगर ये डेंसर मीडियम कंटिन्यूस होता तो इमेज यहां बनती, लेकिन हमें पता है ये जैसे ही डेंसर से रेयर जाएगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जैसे ही बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी तो फाइनल इमेज ये यहां कहीं पे बना रहा होगा। ठीक है, यहां पे बना दिया इसने आई, ये फाइनल इमेज होगी। अब फाइनल इमेज का डिस्टेंस P2 पॉइंट से मैंने V से रिप्रेजेंट किया है। ये फिगर जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये फिगर मैंने जो बनाया है, इसी फिगर की हेल्प से हम लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करने वाले। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट वापस चलते हैं कि मैं किस तरीके से इसको ड्राइव करूंगा। देखो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, रिफ्रैक्शन
थ्रो एक्स P1y, यानी रेरर टू डेंसर। रेरर टू डेंसर, जब लाइट रेरर टू डेंसर जा रही है उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में जो रिलेशन आपने बनाया था स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का, वो क्या था बेटा? वो था μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी r1। इस पहले केस के लिए r1 आपने लिखा। नेक्स्ट केस में क्या बनने वाला है? नेक्स्ट केस में आपने लिखा μ2 और इमेज डिस्टेंस। अब इस कर्व पे यानी एक्स P1y फेस थे, जब रिफ्रैक्शन हुआ तो इमेज हमने कहा आई डैश बनी है, और आई डैश का डिस्टेंस हमने वी डैश से रिप्रेजेंट किया। तो ये वी डैश से मैंने इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होगा। इतना क्लियर हो गया? ये इक्वेशन फर्स्ट बना ली मैंने। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमने रिफ्रैक्शन स्टडी किया कि रिफ्रैक्शन थ्रो एक्स P2y, और इस बार डेंसर टू रेरर है, इस बार डेंसर टू रेरर, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब जैसे ही डेंसर टू रेरर होगा तो ये फॉर्मूले में चेंज क्या आएगा? इस μ2 की जगह पे मैंने कहा था μ1 लिखना है, तो यानी μ1 माइनस μ2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस बार r2, क्योंकि इस कर्व का एक्स P2y का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा वो बनेगा r2, और इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पे μ1, μ2 को चेंज कर दिया μ1 क्योंकि डेंसर टू रेरर जा रहा है, और यहां पे फाइनल इमेज कहां पे बन रही है? v पे, माइनस यहां लिखेंगे μ2 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इस स्पेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? आई डैश, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है जिसको हम लिखेंगे v डैश, तो इमेज डिस्टेंस हमने v डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, यहां से माइनस मैंने कॉमन लिया, ये बनेगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r2 विच इज इक्वल्स टू μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश, ठीक है, और ये इक्वेशन बन गई हमारी सेकंड। अब बेटा जब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला निकल के आएगा। चलो देखते हैं कैसे आता है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को आप ऐड करोगे, देखो जरा, ये μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 है, यहां पे μ2 माइनस μ1 अपॉन r2 है, लेकिन माइनस का साइन, तो इसमें से मुझे साफ साफ दिख रहा है क्या कॉमन आ रहा है? वो कॉमन जो चीज आ रही है उसको यहां लिख लेते हैं। यहां लिखा मैंने μ2 माइनस μ1 इंटू ये प्लस वाला 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, अब इसको जब हम ऐड कर रहे हैं इसके साथ, एक टर्म आपको दिख रही होगी, एक टर्म आपको दिख रही होगी, कौन सी वाली? ये वाली टर्म, देखो ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, आप देखोगे यहां पे प्लस का है, ये माइनस का है, ऐड करोगे तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी, बचेगी जो टर्म उनको लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। जो टर्म बची उसको मैंने लिखा यहां पे बची है μ1 अपॉन v, और माइनस ये है μ1 अपॉन u। तो देखो जरा इसमें से भी μ1 कॉमन आ रहा है, तो ये भी काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर ही लेते हैं, यानी μ1 कॉमन लिया मैंने 1/v माइनस 1/u, और ये आपको लेंस फॉर्मूला पता ही है, ये किसके बराबर होता है? 1/f के बराबर होता है। चुटकियों में इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नेक्स्ट स्लाइड पे चले हम। अब देखो जो चीज निकल के आई है उसको एक बार दोबारा से, ये सेम टू सेम मैं आगे वहां पे लिख रहा हूं। मेरे पास आ गया है μ1 इंटू 1/v माइनस 1/u विच इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब आपको इसने साफ साफ पता है, लेंस फॉर्मूले से निकाल लो, तो ये 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है, या फिर आप इसको ये लिख सकते हो, इफ u इज इक्वल्स टू इंफिनिटी देन इमेज विल फॉर्म्ड एट फोकल लेंथ
सो v किसके बराबर हो जाएगा, f के ऊपर बनेगा, यानी फोकस पॉइंट पे बनेगा तो फोकल लेंथ के बराबर हो गया। तो यहाँ पे मैंने μ1 को उठा के इसके नीचे ले जाना है और 1/f माइनस 1/infinity विच इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 माइनस 1, μ1 बाई μ1 1 हुआ और ये टर्म आ गई 1/r1 माइनस 1/r2 बेटा। अब देखो ये 1/infinity समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो टर्म आ गई मेरे पास 1/f इक्वल्स टू μ2 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये जिसको नहीं पता है वो एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड मैंने जो लेक्चर बनाया था वो एक बार अच्छे से देख लो। सो μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियरली लेंस की मीडियम जो उसके अराउंड का अगर आप चेंज करोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई इफेक्ट वैसे भी नहीं पड़ता है। चेंज क्या होता है, फोकल लेंथ चेंज होती है, और 1/फोकल लेंथ को हम लिख सकते हैं पावर। तो फोकल लेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में क्या रिलेशन है, f इज रेसिप्रोकल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और पावर के साथ में रिलेशन देखोगे तो पावर फोकल लेंथ के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या ये कहें कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। ओके, तो ये है लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला, यही है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इस पे बात करते हैं किस तरीके से इसको यूज करना है और इसके क्या फीचर्स हैं उसको समझते हैं। जल्दी से नोट कर लो इसको। अब देखो इसी फॉर्मूले को कैसे यूटिलाइज करना है। सबसे पहला केस इसमें मैं बात करता हूं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में बेटा मैं बात करूंगा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ये कौन सा लेंस होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ऐसा लेंस जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और r2 दोनों क्या हो, इक्वल हो, r के बराबर हो। अब आपको ये पता है कि r1 जो है वो इधर वाली ये r1 होती है, r1 और ये r2, r1 भी r है और r2 भी r है। r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बनेगी वो प्लस की बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, ठीक है, इसको आप चाहे डायरेक्ट लिख लो भाई, r बनेगी। लेकिन जो r2 है वो क्या बनने वाली है, r2 इस पॉइंट से इधर की तरफ इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो क्या है, नेगेटिव लिया जाता है। यानी यहां पे अपने को साइन कन्वेंशन इंक्लूड करने हैं बस। तो यहां पे r2 क्या बनेगा, माइनस ऑफ r, और अब हम लेंस मेकर फॉर्मूला लिखेंगे 1/f म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1, यानी r माइनस और माइनस का r, यानी 1/माइनस का r, तो ये प्लस का हो जाएगा। और सिंपली वी कैन से दैट ट्वाइस द म्यू माइनस 1 इंटू अपॉन r, और फोकल लेंथ जो निकल के आएगी बेटा वो r अपॉन ट्वाइस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1, ये अपना फॉर्मूला बन गया। अब इसमें इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है ये, तो अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मतलब मैंने बीचों बीच इसको काट दिया, जैसे मैंने पहले बिल्कुल इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने करवाया था कि लेंस कैसे कैसे होते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस अगर इसमें से दे रखा होता, यानी केस सेकंड हम बात करते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है, एक प्लेन है और दूसरा कॉन्वेक्स मीडियम बना लिया। ठीक है, अब इस बार R1 तो आपको साफ दिख रहा है इन्फिनिटी हो रहा है, लेकिन R2 क्या बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा हो तो R2 को आप लिखोगे इक्वल्स टू माइनस ऑफ R, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे। अब लगाएंगे फॉर्मूला 1/f म्यू माइनस 1/r1 यानी इंफिनिटी, माइनस 1/माइनस ऑफ r यानी प्लस का r, और 1 अपॉन इंफिनिटी 0। सो 1/f कैन बी रिटन एज म्यू माइनस 1 अपॉन r, और f कैन बी रिटन एज r अपॉन म्यू माइनस 1। बेटा ये फॉर्मूला बन गया। अब इस पे न्यूमेरिकल आए तो लगा सकते हैं। जब भी वर्ड यूज किया हो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस
तो मतलब आप समझ लेना कि एक ऐसा लेंस का जिक्र कर रहा है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 इक्वल है, उसमें फोकल लेंथ आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। लेकिन अगर इसी को मैंने प्लेनो कॉन्वेक्स बना दिया, मतलब कैसे बनेगा प्लेनो कॉन्वेक्स, उसके लिए आप इसको क्या करोगे, यहां से इसको काटोगे, आधा हिस्सा दिखेगा, उस आधे हिस्से की फोकल लेंथ कितनी होगी, इसकी फोकल लेंथ आपने कहा था कि f है, इसकी फोकल लेंथ आपने f कहा था, तो इसकी कितनी हो रही है, इससे डबल हो रही है, 2f के बराबर हो गया। अगर कंपेयर करके देखो, देखो यहां पे है r बाय 2 म्यू माइनस 1, यहां पे r अपॉन म्यू माइनस 1 है, तो ये डबल है उससे, ठीक है। इसी तरीके से केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड के अंदर मैंने, केस थर्ड हम लेते हैं जिसको हम इक्वी कॉनकेव लेंस बोलेंगे, इक्वी कॉनकेव लेंस। इक्वी कॉनकेव लेंस का मतलब एक ऐसा लेंस जिसकी R1 और R2 जो हम लेंगे वो इक्वल होगी। इस बार R1 जो है वो नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्ट मैंने यहां अगर लूंगा तो यहां से जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे तो R1 ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इधर का कर्व जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अपोजिट बन रहा है इंसिडेंट रे के ठीक माइनस में, ठीक है। सो माइनस ऑफ R, और ये जो R2 है ये प्लस का R बनेगा। अब लेंथ मेकर फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/f which is equals to mu minus 1 into 1 by R1 minus of R minus 1 by R, और ये आपका आ जाएगा 1 by f, ये ट्वाइस द म्यू माइनस 1 अपॉन R बेटा, ये लिख लो, या फिर फोकल लेंथ को डायरेक्ट आप लिखोगे तो R माइनस का R अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1, ये फॉर्मूला बनेगा। देखो पहले वाले फॉर्मूले के साथ कंपेयर करोगे तो इसमें सेम टू सेम यही वैल्यू है, मैग्नीट्यूड तो वही है, लेकिन माइनस का साइन आ गया। ये इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉनकेव लेंस के लिए यूज करेंगे हम इसको, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास इसी का केस फोर्थ। फोर्थ केस में मैंने प्लेनो कनकेव लेंस ले लिया। अब बेटा प्लेनो कनकेव लेंस अगर लेंगे तो ये प्लेन और इसका कनकेव पोर्शन ये बना लिया मैंने। अब इसमें साफ साफ R1 तो हमारा इन्फिनिटी बनेगा क्योंकि प्लेन है, और R2 जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस का R बनेगा। तो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 इन्फिनिटी माइनस 1/R। अब देखो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, टर्म आ गई आपके पास 1/f म्यू माइनस 1 अपॉन R, लेकिन माइनस का होगा ये। अब f को आप क्या लिखोगे, R माइनस का म्यू माइनस 1, ये फोकल लेंथ बनेगी बेटा। इसके साथ कंपेयर करोगे, अगेन ये डबल है इससे, ये क्या है, अगर इसको और इसको कंपेयर करोगे तो प्लेनो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ इसकी फोकल लेंथ से डबल है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये मतलब अलग अलग लेंथ की फोकल लेंथ कितनी होगी, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यूमेरिकल भी इन्हीं के बेस पे होंगे। चलो आगे बात करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन हम बना के देखते हैं। मेरे पास मान लो एक क्वेश्चन मैंने फॉर एग्जांपल लिख लिया, a convex lens of focal length ट्वेंटी सेंटीमीटर। हमने 20 सेंटीमीटर का एक कॉन्वेक्स फोकल, जिसकी कॉन्वेक्स लेंस ली है, जिसकी फोकल लेंथ हमने 20 सेंटीमीटर कंसीडर की है, और इसने ये भी कहा है, इसमें एक चीज ये कहा है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दे दिया 1.5, 1.5 इज, नेक्स्ट बोला इसने इज इमर्स्ड इनटू फ्लूइड कह दो, इनटू लिक्विड कह दो, वाटर कह दो, इनटू वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अब कह रहे हैं फाइन
द न्यू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी भैया लेंस की नई फोकल लेंथ क्या बनने वाली है वो अपने को निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले जो चीज गिवन है उसको बात करते हैं। इसी क्वेश्चन में हो सकता है उसने फाइनल फोकल लेंथ और पहले जो थी प्रीवियस फोकल लेंथ है उनका रेशियो पूछ ले, हो सकता है परसेंटेज चेंज पूछ ले। तो क्या चीज पूछा है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। हम वो सारे आंसर निकाल के देखेंगे इस क्वेश्चन के। चलो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले जो गिवन है वो चीज पे चलते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, देखो भाई इसने फोकल लेंथ दे रखी है f1, जो स्टार्टिंग में फोकल लेंथ होगी वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, माइनस का है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। और जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का, ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने दे रखा है 1.5 लिख लो या फिर इसको 3/2 लिख लो, आपकी मर्जी है। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी दे रखा है 4/3, 4/3। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है। अब सबसे पहला केस हम बात करते हैं अप्लाइंग लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f1 विच इज इक्वल्स टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि पहले वो एयर में रखा होगा, विद रिस्पेक्ट टू एयर यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 और इंटू 1/r1 - 1/r2। इसने रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो वैसे हम निकालेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ना तो R1 दे रखा है ना ही R2 दे रखा है, ना ही उसने ये बोल रखा है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। सो वेल हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही फ्लूइड के अंदर हम उसको इंसर्ट करेंगे, इमर्ज करेंगे, तो फ्लूइड उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज नहीं कर सकता। तो ये तो है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे ही वाटर के अंदर इमर्ज किया, आफ्टर इमर्जिंग इनटू वाटर, वाटर में इमर्ज करने के बाद नई फोकल लेंथ बन गई f2। तो बेटा अब नई फोकल लेंथ f2 बनी है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में लो, ग्लास ही है, ग्लास तो चेंज नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके सराउंडिंग का जो मटेरियल है वो अब वाटर है। तो हम उसको क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1 इंटू 1/r1 - 1/r2, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया होगा, इक्वेशन सेकंड हुई। मुझे f2 निकालना है, f1 तो उसने दे ही रखा है, f2 निकालना है। तो सिंपली मैं क्या करूं, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या लिखोगे, ये 1/f1 बना, इसको पलट के लिखो बेटा f2/1, और ये सेम टू सेम यहां लिख रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1। मैंने वैल्यू नहीं रखी है, बहुत सारे बच्चे कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं क्वेश्चन को अपने आप से ही, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है क्वेश्चन को। देखो मैंने कहीं पे अभी तक ये जो वैल्यू दे रखी है ये नहीं रखी, अगर मैं चाहता तो यहाँ वैल्यू रख लेता और फिर उसको कैलकुलेट करता, फिर फाइनली इसको कैलकुलेट करता, फिर सोल्व करता, कॉम्प्लेक्स हो जाता। मैं एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ, बाद में उसके अंदर वैल्यू पुट हम कर लेंगे। चलो देखो कैसे, मैंने डिवाइड किया 1 को 2 से, तो म्यूजी -1 और यहां लिखेंगे म्यूजी ऑफ वाटर -1, क्लियर। और यहां पे ये और ये आपस में डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। अब जो मेरे पास फॉर्मूला आ गया बेटा, बस इस फॉर्मूले की हमें जरूरत थी, इसमें वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा चलो चेक करते हैं, कैसे आएगा चलो चेक करते हैं। इसके लिए मैंने अगेन को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, क्वेश्चन तो आपको पता ही है, बाद में नोट कर लेना इसको, यस यहां तक। ठीक है, अब देखिए बेटा, मैंने जैसे ही डिवाइड किया तो यहाँ पे है f2/f1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास उसने दे रखा 1.5 यानी 3/2, तो 3/2 -1, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको पता है कितना दे रखा है, 3/2, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दे रखा है 4/3। तो पहले तो ये चीज निकालो, ये कितना बन गया 3/2, और इसको पलट के रखो 3/4, तो ये बन गया 9/8। तो ये मुझे चाहिए था, ये कितना आया 9/8, ये यहां यूज करो 9/8 - 1। अब इसको आपने सोल्व किया तो ये तो आ गया 1/2, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 1/8, या फिर 1/2 इंटू 8/1 बेटा, इसको काट दिया 4, तो रेशियो तो आ गया 4:1। और F2 अगर आपसे पूछे तो F2 को लिख सकते हो 4 टाइम्स दी F1, और F1 दे रखा था उसने 20, यानी 4 × 20, यानी कहने का मतलब 80 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। रेशियो पूछे तो 4:1, और F2 फाइनल फोकल लेंथ आ गई 80 सेंटीमीटर। और अगर मैंने ये लिखा कि भाई 80 सेंटीमीटर ये है, तो परसेंटेज चेंज कितना आया होगा, तो वो भी निकाल लो। परसेंटेज चेंज के लिए हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन एफ, तो हम लिखेंगे डेल्टा एफ डिवाइड बाई एफ इंटू 100। फोकल लेंथ में चेंज कितना आया 80, और पहले कितना था 20, स्टार्टिंग में कितना था 20, तो हम 80 - 20 किए 60 अपॉन ओरिजिनल पहले था कितना, तो आपने लिखा 20 था भैया, और इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, इसको 1 पे तो ये 3 पे, तो कितना चेंज आया 300% का चेंज हुआ, 300% इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये तो था लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसको आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लो, इसको वापस नीचे ले आओ भाई थोड़ा सा, और इसको छोटा कर देते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, अब अपने को लेंस मेकर फॉर्मूला भी पता चल गया, क्वेश्चन कैसा बनता है वो समझ में आ गया। ठीक है, अब लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन कैसी कैसी होती है उन पे बात करते हैं। लेंसेज पे इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, चलो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लेंस, यानी कौन से लेंस की बात करें, कन्वेक्स से। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। भाई कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज फॉर्म करता होगा? सबसे पहले तो फर्स्ट केस हम लेते हैं, ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया एट इन्फिनिटी। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट अगर मैंने मान लिया तो पैरेलल टू प्रिंसिपल रेज आ रही होंगी, पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये मान लो एफ पॉइंट के ऊपर मीट करती होगी, एफ पॉइंट के ऊपर, ये फोकस पॉइंट है इसका। दो फोकस पॉइंट बनेगा और दो ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, एक इस तरफ तो एक इस तरफ। फोकस पॉइंट कौन सा यूज होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट जिस तरफ रखा होगा उसके ठीक अपोजिट साइड का, यानी इस फोकस पॉइंट को हम रियल फोकस भी बोलते हैं, क्योंकि यहां से रे एक्चुअल में पास कर रही है। तो अब इसके फीचर्स की बात करें तो कैसे फीचर हैं, सबसे पहली बात तो अपने को पता चल रहा है रियल में मीट कर रही है तो इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसी है, पॉइंट साइज है, यस पॉइंट साइज है, डिमिनिश्ड है। इसके अलावा पॉइंट साइज है तो इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट जो है वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, बनी कहां पे है, एट एफ, और इसका लीनियर मैग्निफिकेशन जो होगा
लीनियर मैग्निफिकेशन, ये अच्छे से पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू, यहां पे रहेगा 0। लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब रेशियो होता है इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का। तो इमेज हाइट यहाँ पे 0 है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होगा? 0 ही होगा। तो इस केस में आपने देखा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होने पे फोकस पे इमेज बनती है। अभी मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे की तरफ उठा के लेके आते हैं। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखते हैं बेटे, ये प्रिंसिपल एक्सिस। यहां कहीं पे मान लो मैंने इसका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसीडर किया, और ये है ऑब्जेक्ट ए बी। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, याद रखना जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू दी फोकस पॉइंट, रियल फोकस से पास करेगी। और एक ये है इसका पी पॉइंट, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। इस ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे जाएगी, चाहे बिल्कुल ये प्रिंसिपल एक्सिस के लोग या फिर इंक्लाइंड जाए, वो सीधी जाएगी अनडेविएटेड, ये याद रखना है। तो यहां से ये रे सीधी चली गई, और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यहां से कहीं से चली जाएगी, ठीक है। अब ये इमेज फॉर्म कर रहा है यहां, रियल इमेज ए डैश और बी डैश, ये फोकस पॉइंट है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं पे आता होगा। तो याद रखिए सी के पीछे है, तो इमेज कहां पे बन रही है? फोकस और सी के बीच में बन रही है। तो इसके भी फीचर्स में हम अगर बात करें तो साफ साफ पता चल रहा है कि एक तो रियल है एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है? एच डैश इज स्मॉलर देन एच, इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है, और इस बार कहां पे बना है? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बना है। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड जो लेस देन 1 रहेगा, और इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि रियल इमेज बना रहा है। और जब भी हमने साइन कन्वेंशन में स्टडी किया था, लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है? तो नेगेटिव कब होता है? जब रियल इमेज बनेगी, और वर्चुअल बनेगी तो पॉजिटिव। अब इससे नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस आता है जिसमें लीनियर मैग्निफिकेशन -1 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट एट सी, सी पे जैसे ही ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज भी सी पे ही बनती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये ऑब्जेक्ट ए बी, और सी पॉइंट भी आपका यही है जिस जगह पे बी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे बिल्कुल अनडेविएटेड स्ट्रेट चली जाएगी, तो ये फोकस से होती हुई यहां कहीं पे इसको कट करेगी, ये फोकस पॉइंट है, और यहां इसकी इमेज बनी ए डैश और बी डैश, याद रखना यही सी पॉइंट भी है। ओके, तो इस बार एक इंपॉर्टेंट चीज अपने को पता चली, ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट यहां पे सेम है। तो बेटा यहां पे मैंने क्या लिखा? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कहां पे बन रही है? एट सी। और इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल है, लीनियर मैग्निफिकेशन -1 होता है। यही केस है जिसमें लीनियर मैग्निफिकेशन लेंस के केस में -1 होगा, ठीक है। बाकी कनकेव लेंस में नहीं हो सकता। या इसके अलावा आपने -1 लीनियर मैग्निफिकेशन कनकेव मिरर में स्टडी किया था, वहां पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी। नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन हम स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट को सी से आगे ले आते हैं, सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखेंगे और देखते हैं कैसी इमेज बनेगी। ये मान लो सी पॉइंट है और ये है एफ, यहां ऑब्जेक्ट मैंने रखा ए और दिस वन इज बी। इंसिडेंट रे जो पहली हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली है फोकस से होती हुई जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो अनडेविएटेड, और ये फोकस से होती हुई यहां कहीं पे मीट कर रही है, ठीक है, ये फोकस पॉइंट।
अब जो सी और एफ के बीच में है, तो ये इमेज कहां पे बनेगी? सी के पीछे बनेगी, सी के पीछे ए डैश और बी डैश। इसका साइज देखिए ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा हो गया। अब मैग्नीफाइड इमेज बननी है। यहां पे भी अभी तक रियल एंड इन्वर्टेड ही है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। बियॉन्ड बिटवीन सी, सॉरी बियॉन्ड सी बन रही है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, और एच डैश इज ग्रेटर देन एच। इस बार मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो गया, और लेकिन है अभी भी नेगेटिव ही, क्योंकि रियल बन रही है। ये मैग्निफाइड का केस है, यहां मैग्निफाइड रियल इमेज बन रही है, मैग्निफाइड रियल इमेज। तो अभी तक मैग्निफाइड नहीं बन रही थी, जितने भी केस हमने स्टडी किए उनमें कहीं पे भी मैग्निफाइड इमेज नहीं बन रही थी, लेकिन इसमें मैग्निफाइड रियल इमेज बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पे रखते हैं। ऑब्जेक्ट एट एफ, एफ पे जैसे ही रखोगे, ये एफ पॉइंट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आ रही है, ये एफ से होती हुई गई, और ये ऑप्टिकल सेंटर से ये इन्फिनिटी पे जाएंगी, पैरेलल जाएंगी, मतलब इनके मिलने के चांस नहीं है, ठीक है, इनका संगम नहीं हो सकता। तो भाई अभी भी बनेगा तो पॉसिबली मान कर चलते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके मिली होंगी तो हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम उसको ये कहेंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा, बनेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड। और कहां पे बन रही है? एच डैश इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो गया, माइनस का इन्फिनिटी होगा, इन्वर्टेड बनेगी तो, ठीक है। और इसमें इमेज डिस्टेंस भी कितना है? वो है इन्फिनिटी, एबनॉर्मली मैग्नीफाइड है, एबनॉर्मली मैग्नीफाइड। कहां पे बन रही है? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। इस बार लीनियर मैग्निफिकेशन m की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, तो ये वो केस है जहां पे लीनियर मैग्निफिकेशन माइनस में, और वो भी इनफाइनाइट, प्लस इन्फिनिटी हो नहीं सकता, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन प्लस का नहीं होता है, प्लस का इन्फिनिटी मतलब। अब ये लेंस वर्चुअल इमेज बनाएगा नेक्स्ट केस के अंदर, जहां पे ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होगा। तो हमने लिखा ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, ये वो केस है जहां पे वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगा। ये A और ये B, आगे मिलने के चांस है नहीं, तो मिलेगी तो कहां पे मिलेगी? मान लो यहां कहीं पे इसका मिलने का चांस बनेगा, ठीक है। A डैश B डैश, ये मैग्नीफाइड इमेज बनी, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बेटा। अब इरेक्ट इमेज इस केस में बनती है, और कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड ही बनाता है। H डैश इज ग्रेटर देन H, मैग्नीफाइड है। कहां पे बन रही है? मिरर के जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ, लेकिन माइनस, या जैसे माइनस इन्फिनिटी मैग्निफिकेशन हुआ था, माइनस की बजाय प्लस का इन्फिनिटी मैग्निफिकेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब इस बार m की वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 तो है, और हमने कहा कि m का मैग्नीट्यूड आपने, या m का जो साइन है वो क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन m का मैग्निफिकेशन प्लस इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है, प्लस इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सारे मैग्निफिक जो भी मतलब केसेस थे कन्वेक्स लेंस से बनने वाले, वो हमने डिस्कस किए। कनकेव से सिर्फ 2 ही केस बनते हैं, तो उनको क्यों छोड़ें, उनको भी नाराज नहीं करते हैं, उनको भी कर लेते हैं। यानी इमेज फॉर्मेशन
बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस रियल इमेज बनाएगा नहीं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखो और इसके लिए ये मैंने कनकेव लेंस लिया। इन्फिनिटी से रेज आ रही होंगी तो डेफिनेटली ये ऐसे डाइवर्ज होती हैं जैसे कि कहां से आई हो, फोकस से आ रही हो। ये डाइवर्ज हो गई। अब यहां पे फोकस पे इसने इमेज क्रिएट की और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। पॉइंट साइज है डिमिनिश्ड एट एफ। लीनियर मैग्निफिकेशन इसमें 0 है। क्लियर है। अब आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लो, इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने कहीं पे भी रख लेते हैं। उस केस में देखते हैं इमेज कहां बनेगी। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया ए और ये बी, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये डाइवर्ज कैसे होगी, जैसे कि फोकस से आ रही हो, और जो पोल से जाने वाली है वो ये। अब इमेज कहां पे बन रही है, इस जगह पे वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनी, और आपने कहा कि कहां पे बन रही है, ये फोकस और पोल के बीच में बनेगी, बिटवीन एफ एंड पी, या पी एंड एफ कह दो, पी एंड एफ। ठीक है। इसमें इमेज का जो साइज है वो लेस देन ऑब्जेक्ट होगा। मैग्नीफाइड इमेज नहीं बना सकता, रियल इमेज नहीं बना सकता, वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। वर्चुअल, और वो भी मैग्नीफाइड नहीं हो सकती कभी भी। सो वेल, इतना अपने को समझ में आ गया कि इमेज फॉर्मेशन लेंसेज से कैसे होती है। इतना अगर समझ आ गया तो आज हम इतना ही स्टडी करेंगे। और जो लेक्चर है, जिन्होंने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं डियर स्टूडेंट, पहले वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके और जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी आपको दिक्कत ना आए। साथ ही साथ जो आप नीट जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी अच्छा जाए। ठीक है। इस यूनिट के हम पीवाईक्यू कुछ हम कर भी चुके हैं, कुछ और करेंगे जैसे ही हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है लेंसेज से रिलेटेड। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे मेनली, एक तो लेंस की पावर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंसेज में एब्रेशंस हैं तो वो एब्रेशन कौन से होते हैं, डिफेक्ट्स यानी कहने का मतलब। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक, जय हिंद।